हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस उड़ूब परिवार में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आप सभी की यूपी पुलिस एग्जाम 2026 की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, यदि आप भी यूपी पुलिस का एग्जाम 8 जून को, 9 जून को और 10 जून को देने जा रहे हैं तो ये पहला एक्सपेक्टेड पेपर आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है, क्योंकि 110% इस पहले एक्सपेक्टेड पेपर से आपको आपके रियल पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्योंकि जो यूपी पुलिस के एग्जाम में बार बार सवाल पूछे गए हैं और यूपी आयोग जहां जहां से हर बार सवाल पूछती है वहां से प्रश्न इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस एक्सपेक्टेड पेपर में आप सभी का जीके के सवाल रहने वाले हैं, हिंदी के सवाल रहने वाले हैं, मैथ के सवाल रहने वाले हैं और रीजनिंग के सवाल रहने वाले हैं। तो साथियों, आज के इस पहले पेपर का लास्ट वाला सवाल आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, जो आपका मैथ और रीजनिंग के सवाल रहने वाले हैं, क्योंकि यहीं से आपका अधिक स्कोर बनने वाले हैं, यहीं से आप लोग अपने कट ऑफ को क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, इस पेपर में हम लोग 68 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और हम आपको एक टारगेट दे रहे हैं कि आप सभी केवल 30 क्वेश्चन सही करने होंगे। ठीक है, एक भी सवाल पे आप सभी का नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। जिस तरह से आपका पेपर होता है ना, वैसे ही इस पेपर को भी हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन आप सभी प्रश्नों का उत्तर भी करेंगे साथ में। और एक तरह का मान के चलिए कि पहला आप सभी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर भी होने वाले हैं। तो देखिए कि आप सभी का रियल पेपर में से कितना स्कोर बनता है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे यूपी पुलिस एग्जाम के लिए, जो कि शुरुआत हो रहा है 8 जून से। ओके, तो देखिए आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, माल और सेवा कर यानी जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो साथियों, माल और सेवा कर परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? भारत का उपराष्ट्रपति होता है, केंद्रीय वित्त मंत्री, भारत का प्रधानमंत्री या मुख्य आर्थिक सलाहकार? तो माल और सेवा कर परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। पहले का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 को, किस उद्योग को आधुनिक उद्योग की रीढ़ कहा जाता है? किस उद्योग को आधुनिक उद्योग की रीढ़ कहा जाता है? तो लोहा और इस्पात को आधुनिक उद्योग की रीढ़ कहा जाता है। बी ऑप्शन लोहा और इस्पात बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 को, किस वेद को ब्रह्मवेद के नाम से भी जाना जाता है? किस वेद को ब्रह्मवेद के नाम से भी जाना जाता है? तो अथर्ववेद को ब्रह्मवेद के नाम से भी जाना जाता है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 को, भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? तो साथियों, भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? ऑप्शन देखिए और जवाब करिए। तो अरुणाचल प्रदेश है जो कि भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 को, 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? 1930 में पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था, लेकिन इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो लंदन में किया गया था। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 को, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर की स्थापना किस वर्ष में हुई? तो साथियों, जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है कानपुर, इसकी स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो 1959 में हुई। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 को, उत्तर प्रदेश विधानसभा में कितने नामित एंग्लो इंडियन सदस्य हैं? साथियों, उत्तर प्रदेश विधानसभा में कितने नामित एंग्लो इंडियन सदस्य हैं? तो पूरे 1 हैं केवल। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 को, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? आप जानते हैं कि आपके पेपर में एक आप तो राष्ट्रीय मानवाधिकार के सभी प्रश्न पढ़ लीजिएगा, जीएसटी के ये 2 ऐसे टॉपिक कम से कम 5 से 6 सवाल हर शिफ्ट में देखने को मिलेगा। लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भाई, डेली बेस आप क्लास को करते रहिए, सारे क्वेश्चन करवाने वाले हैं। ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पहले अध्यक्ष की बात कर रहा है तो कौन थे? न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा थे। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 को, निम्नलिखित में से किस वर्ष में उत्तर प्रदेश में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार नियम को लागू किया गया था? तो साथियों, किस वर्ष में उत्तर प्रदेश में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार नियम को लागू किया गया था? तो 2010 में लागू किया गया। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 को, काली टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? काली टाइगर रिजर्व ये किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 को, राष्ट्रीय कथक नृत्य संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो साथियों, राष्ट्रीय कथक नृत्य संस्थान की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो 1964 में हुई थी। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
ओके नेक्स्ट। तो साथियों आगे बढ़ने से पहले भाई यदि आप सभी का टारगेट है कि इस बार हमें यूपी पुलिस कांस्टेबल में अपने कट ऑफ को क्लियर करना है, तो भाई पहले तो ये 10 टेस्ट सीरीज का पीडीएफ अपने पास मंगाकर ये 1500 नए क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए भाई। जैसे आपका पहला सेट होगा तो उनमें से 38 क्वेश्चन जीके का रहेगा, 37 क्वेश्चन हिंदी के रहेंगे, मैथ के 20 क्वेश्चन रहने वाले और रीजनिंग के पूरे 55 सवाल रहने वाले हैं। 150 सवाल आपके पेपर में पूछे आएंगे। पेपर को हल करने के लिए 2 घंटे का समय मिलने वाले हैं और एक भी सवाल पे आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाला है। यानी कि भाई आप पूरे 150 सवाल को हल करेंगे तो उसी तरह यह पीडीएफ होने वाला है। 10 टेस्ट सीरीज होगा। आप जानते हैं यदि आपको यूपी पुलिस एग्जाम को क्रैक करना है तो पहला टेस्ट आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो भाई पहले ये तो 16 मई से पहले इस टेस्ट सीरीज को अपने पास मंगा कर सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। इसके अलावा हम आप सभी को संपूर्ण जीके, यूपी जीके, हिंदी, मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करने वाले हैं। ओके मेरे दोस्त, तो आप सभी को पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप करना होगा इस नंबर पे। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके और मात्र 50 रुपीज़ पे करके ये सारे क्वेश्चन अपने पास मंगा लीजिए भाई, जिससे आप सभी का सिलेक्शन सुनिश्चित हो सके। तो समय नहीं है भाई, जल्दी इस नंबर मैसेज करके सारे क्वेश्चन को अपने पास मंगाइए। ओके, पंडित आनंद गोपाल बंदोपाध्याय बनारस घराने के कौन से वादक थे? पंडित आनंद गोपाल बंदोपाध्याय बनारस घराने के कौन से वादक थे? तो ये तबला वादक थे। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 को। प्रसिद्ध गायिका तीजन बाई निम्नलिखित में से किस लोक संगीत से संबंधित है? प्रसिद्ध गायिका तीजन बाई किस लोक संगीत से संबंधित है? तो ये पंडवानी संबंधित है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 को। हालदा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? हालदा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को हल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 को। पीएच स्केल की रेंज कितनी होती है? पीएच स्केल जो होती है उसकी रेंज की बात करें तो कितनी होती है? तो 0 से 14 के बीच में होती है। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, 60 नंबर को। किस श्रेणी को ऊपरी एशिया के रीढ़ के रूप में जाना जाता है? तो साथियों किस श्रेणी को ऊपरी एशिया के रीढ़ के रूप में जाना जाता है? तो लद्दाख श्रेणी को ऊपरी एशिया के रीढ़ के रूप में जाना जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 को। पैरामीशियम किसके द्वारा प्रजनन करता है? पैरामीशियम जो होता है वो किसके द्वारा प्रजनन करता है? तो ये द्विखंडन के द्वारा प्रजनन करता है पैरामीशियम। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 को। भारत में हर साल निम्नलिखित में से किस तारीख को सुशासन दिवस मनाया जाता है? तो साथियों भारत में हर साल किस तारीख को सुशासन दिवस मनाया जाता है? तो 25 दिसंबर को। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19 को। और साथियों आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पे नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेंगे, क्योंकि ये क्लास आपके पूरे एग्जाम तक चलने वाली है। तो पहला क्लास अपलोड हो तो तुरंत आप सभी के पास नोटिफिकेशन पहुंचे। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके आप जरूर नोटिफिकेशन को ऑन करिए, ठीक है। श्रीलंका भारत से किसके द्वारा अलग होता है? यानी किस जल संधि द्वारा अलग होता है श्रीलंका भारत से? तो आप सभी को मालूम होना चाहिए, पाक जल संधि द्वारा। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। कौन सी राज्य सरकार 2032 ओलंपिक तक भारतीय कुश्ती को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी? तो कौन सी राज्य सरकार 2032 तक ओलंपिक तक भारतीय कुश्ती को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी? तो उत्तर प्रदेश सरकार है। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 21 को। 1932 में स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन थे? तो साथियों 1932 में स्थापित हुआ था हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन थे? तो महात्मा गांधी जी थे। कई स्टूडेंट ने भाई भूल कर भी आपके उसमें रियल पेपर में भीमराव अंबेडकर की भी नाम रहेगा, गलती से टिक मत लगा दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 को। भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1891 में की गई। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 23 को। हरमंदिर साहिब पंजाब के किस शहर में स्थित है? हरमंदिर साहिब पंजाब के किस शहर में स्थित है? तो ये अमृतसर शहर में स्थित है, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 को। कथकली नृत्य शैली की उत्पत्ति भारत के किस भाग में हुई? कथकली नृत्य शैली की उत्पत्ति भारत के किस भाग में हुई? वैसे तो कथकली केरल से संबंधित है, तो केरल तो दक्षिण भारत में है भाई।
बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 को, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों का अंत से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत से संबंधित है? तो अनुच्छेद 18 है भाई, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 को, मेघालय की कौन सी पहाड़ियों में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो साथियों मेघालय की कौन सी पहाड़ियों में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो खासी पहाड़ियां में, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, लास्ट में स्कोर भी आप सभी से पूछेंगे, स्कोर भी करिएगा। भारतीय संविधान के संदर्भ में भारत के महान्यायवादी की पदावधि क्या, यानी कितने वर्ष की है भाई? भारतीय संविधान के संदर्भ में बताना है कि भारत के जो महान्यायवादी हैं इनकी पदावधि क्या है। तो भाई याद रखिएगा, कोई इनकी निश्चित अवधि होती ही नहीं है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 को, शाहजहां के शासनकाल के इतिहास पर केंद्रित बादशाहनामा पुस्तक के लेखक कौन थे? शाहजहां के शासनकाल के इतिहास पर केंद्रित बादशाहनामा पुस्तक के लेखक कौन थे? तो अब्दुल हमीद लाहौरी थे, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को बताइए, क्वेश्चन नंबर 29 को, सिंधु जल संधि 1960 के अनुसार पूर्वी नदियों का अर्थ सतलुज, रावी और कौन सी है? सिंधु जल संधि के अनुसार पूर्वी नदियों का अर्थ है सतलुज, रावी और कौन सी है? और दूसरा ब्यास नदी है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, कोपनहेगन निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? तो साथियों कोपनहेगन किस देश की राजधानी है? तो दोस्त मेरे डेनमार्क की राजधानी है कोपनहेगन, तो सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 31 को, जमींदार व्यवस्था की शुरुआत किसने की? जमींदार व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? तो कॉर्नवालिस ने शुरू की थी, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 को, भारत में पहली रेलवे लाइन का परिचालन किस वर्ष में किया गया था? भारत में पहली रेलवे लाइन का परिचालन किस वर्ष में की गई थी? तो 1853 में की गई, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 33, 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की? 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने की, पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 को, भारत में उच्च न्यायालय की संस्था पहली बार किस वर्ष में स्थापित की गई थी? भारत में उच्च न्यायालय की संस्था पहली बार किस वर्ष में स्थापित की गई थी? तो 1862 में की गई, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 35 को, भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा गदर विद्रोह पार्टी की स्थापना कहाँ की गई थी? तो साथियों भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा गदर विद्रोह पार्टी की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो ये यूएसए में की गई थी, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 को, लाओ खोआ वन्यजीव अभयारण्य भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में किस नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है? तो साथियों लाओ खोआ वन्यजीव अभयारण्य भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में किस नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है? तो भाई ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 को, कथक भारत के किस भाग का प्रमुख नृत्य है? तो कथक तो उत्तर प्रदेश का है, तो उत्तर प्रदेश तो उत्तर भारत का है भाई, तो ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। राज्य दर्शन से कम 6 से 7 सवाल पेपर में आएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 38 को, पंडित स्वपन चौधरी कौन से वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? पंडित स्वपन चौधरी किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? तो ये तबला वाद्य यंत्र से जुड़े हैं, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 39 को, निम्न में से कौन सा शब्द देवता का पर्यायवाची है? तो साथियों कौन सा शब्द देवता का पर्यायवाची है? ये तो भाई हिंदी के सवाल मिलेंगे, 38 सवाल जीके के पूछेंगे, तो जीके के 38 सवाल कंप्लीट हो गया। अब 37 सवाल आपको हल करना है बहुत ही अच्छी तरीके से हिंदी का। देवता का पर्यायवाची तो सुर होगा, पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 को, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य संकेतवाचक सर्वनाम का सही नहीं है? तो साथियों कौन सा एक वाक्य संकेतवाचक सर्वनाम का सही नहीं है? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा, नदी में पानी नहीं है, इसमें ना कोई सर्वनाम है ही नहीं भाई,
इसलिए पहला ही ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 41 को, राजा शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द चुनिए। तो साथियों राजा शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द चुनिए, तो क्या हो जाएगा, नरेंद्र हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 42 को, चंदायन के रचयिता कौन है। 2 से 3 सवाल पूछा जाएगा रचयिता के। चंदायन के रचयिता इनमें से कौन है, तो मुल्ला दाऊद है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 43 को, दिए गए शब्द का विलोम चुनिए। मुख का विलोम शब्द क्या होगा, मुख का होगा वाचाल, तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके भाई, चैनल पे नए तो जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे मेरे दोस्त, ठीक है। सभी स्टूडेंट कर लीजिए। निम्नलिखित में से समुदायवाचक विशेषण कौन सा है, समुदायवाचक विशेषण इनमें से कौन सा है, तो चारों। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 45 को, निम्न में से बात का धनी मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो साथियों बात का धनी मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो वायदे का पक्का भाई, बात का धनी यानी वायदे का पक्का, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 46 को, हजारों लोगों ने उसे देखा है, वाक्य में विशेषण बताइए। हजारों लोगों ने उसे देखा है, वाक्य में विशेषण कौन सा है, तो हजारों है भाई। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 47 को, निम्नलिखित शब्द के लिए उचित वाक्यांश का चयन कीजिए। असाध्य, असाध्य मतलब क्या होता है भाई, जिसे साधा यानी ठीक किया न जा सके, असाध्य का अर्थ यही होता है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 48 को, तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस की ये चारों दिशाओं में फैली है, रिक्त स्थान की पूर्ति तत्सम शब्द द्वारा कीजिए। तो कीर्ति, कीर्ति भाई, तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस की कीर्ति होता है ना, तो कीर्ति कैसे लिखता है भाई, कीर्ति ऐसे लिखा जाता है। कौन सा ऑप्शन ठीक है, सी ऑप्शन देखिए बिल्कुल राइट आंसर है। यानी रामचरित की जो कीर्ति है वो चारों दिशाओं में फैली हुई है, ठीक है, तो सी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 49 को, निम्न में से कालवाचक संबंध बोधक अव्यय शब्द कौन सा है। कालवाचक संबंध बोधक अव्यय शब्द बताना है, तो कौन सा इनमें से, तो निरंतर है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 50 को, बीभत्स रस का स्थायी भाव क्या होता है। बीभत्स रस का स्थायी भाव, तो जो गुप्सा होता है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 51 को, साहित्य में रस का क्या अर्थ है। तो साथियों साहित्य में रस का क्या अर्थ है, तो साहित्य से मिलने वाली आनंदानुभूति होता है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 52 को, किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है। तो साथियों किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है, तो दर्शन शब्द का, ठीक है, तो ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 53 को, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। मातृभाषा, हिंदी हमारी मातृभाषा है, तो मातृभाषा हम कैसे लिखते हैं सर जी, मातृभाषा हो जाएगा, यानी इस सवाल का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला सवाल को हल करिए क्वेश्चन नंबर 54 को, श्वेता पढ़ रही थी, वाक्य में किस काल की क्रिया का प्रयोग हुआ है। श्वेता पढ़ रही थी, तो इसमें अपूर्ण भूतकाल का प्रयोग हुआ है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ओके नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 55 को, अध्यापक को पुरस्कार दीजिए, इस वाक्य में कौन सा कारक है। अध्यापक को पुरस्कार दीजिए, इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो इसमें कर्म कारक है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 56 को, दोहा छंद में कितने चरण होते हैं। तो साथियों दोहा छंद में कितने चरण होते हैं, तो पूरे 4 चरण होते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 57 को, कर्मवाच्य में प्रधान कौन सा होता है भाई। कर्मवाच्य में प्रधान होता है, तो कर्म होता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 58 को, पावक का सही संधि विच्छेद रूप चुनिए, क्या बनेगा। पावक का सही संधि विच्छेद, तो दोस्त मेरे पौ धन अक होगा, तो दोस्त मेरे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 59 को, निम्नलिखित वाक्यों में से भविष्यत काल को पहचानिए। तो साथियों इन वाक्यों में से भविष्यत काल को पहचानना है।
कौन सा है? मैं कल घूमने जाऊंगी, भविष्य में हो रहा है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सॉल्व को देखिए, क्वेश्चन नंबर 60 को। तो अब साथियों यहाँ से आप लोग रीजनिंग और मैथ के सॉल्व को हल करेंगे भाई। रीजनिंग और मैथ में एक भी सवाल आपका गलती नहीं होना चाहिए भाई, एक भी सवाल गलती नहीं होना चाहिए, जिसे कहते हैं दी गई श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। 105, 155, 196, 228, 251 क्वेश्चन मार्क। इसको हम लिख रहे हैं, ठीक है। 105, 155, 196, 228, 251, ठीक है। इसके बाद कौन सी नंबर आएगी? जैसे नंबरों का श्रृंखला बढ़ रहा है यानी कुछ ना कुछ जोड़ा होगा भाई। 105 से 155 तो प्लस 50 किया है, 155 से 196 तो इसमें प्लस 41 किया है ना। 196 से 228 यानी 96, 400, 200 यानी प्लस 32 इसमें किया है। 228 से 251, 28, 22, 1, 23 प्लस 23 इसमें किया है। 50 से 41 तो दोस्त मेरे देखिए घटा है -9, है ना। फिर देखिए 41 से 32 इसमें भी -9 किया, 32 से 23 -9 इसमें किया, यानी भाई घट रहा है लेकिन -9 का। तो उसी प्रकार हम 23 में से पहले -9 करेंगे तो 14 आएगा। अब इस 14 को ना हम 251 में जोड़ देंगे। 251 में आप प्लस 14 जोड़िए, कितना आएगा? प्लस करिएगा 251 में तो 265 आ जाएगा। तो ऑप्शन देखिए बी हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर। क्लियर? तो लुप्त पद पर क्या आएगा? 265 आएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। यहां तक आप सभी किसी प्रकार का डाउट? चलिए अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर क्या निकल के आएगा? उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्या एक दूसरे से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चय की संख्या आपस में संबंधित है। भाई इन दोनों को पहले आपको समझना पड़ेगा। ये दोनों जो ब्रैकेट में दिया है ना, इनको रिलेशन बनाना पड़ेगा। कौन सा रिलेशन मिल रहा है, उसके बाद ऑप्शन में सेम रिलेशन होगा, वही जो प्रश्न में दिया है रिलेशन। हमने आपको करने का तरीका, लेकिन ये वाला सवाल थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले। जैसे पहला बॉक्स देखिए कितना दिया है, 174, 14, 15। बताइए हल करके बताइए कितना आंसर आएगा। हमने आपको बताया जब भी हल करिएगा सबसे बड़ा वाला नंबर आपको लाना होगा, यानी इन दोनों का इस्तेमाल करके आपको यही 174 लाना होगा। कैसे बताइए, दिमाग लगाइए, कौन सा लॉजिक लगा होगा इसमें। तो साथियों पहले हमने आपको बताया 4 काम आपको करना है इसमें। एक तो प्लस करना है, एक माइनस करना है, एक गुणा करना है, एक भाग करना है। ये 4 आपको काम करना है। तो आप ऐसा काम करिए कि पहले तो इन दोनों को जोड़ दीजिए। पहले इन दोनों को हम जोड़ते हैं, 14 और 15 को जोड़ेंगे तो 29 आएगा। अब 29 से क्या 174 बना सकते हैं? बिल्कुल आप बना सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। 29 में आप 6 का मल्टीप्लाई करिए, 6 9 54 का 4 5, 6 दूनी 12 5 17, देखिए 174 आ गया। यानी ये जो 14 और 15 इसको जोड़ा है, फिर 6 का मल्टीप्लाई किया है ना। तो उसी प्रकार देखिए दूसरा भी चेक करते हैं। ये जो 228 दिया है और 24 दिया है, 14 दिया है। तो अब इन दोनों को जोड़िए, 24 और 14 कितना होगा? 38 होगा। 38 में 6 का मल्टीप्लाई करिए। देखिए हम मल्टीप्लाई करें 6 से 38 में, 6 48 का 8 4, 36 का 18 4 22, देखिए 228 आ गया। हमने आपको बताया कि आप छोटा से बड़ा भी कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके अब जोड़कर इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 38 आएगा। 38 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 228 आ जाएगा। यानी इसमें क्या रिलेशन लग रहा है? a प्लस बी तो किया और इंटू 6 बराबर सी, लेकिन छोटे से बड़े के फॉर्मेट में लिख कर a प्लस बी फिर इंटू 6 बराबर सी। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है भाई? चेक करिए। 15 17 को जोड़ेंगे भाई 32 आएगा। 32 छक्का 6 दूनी 12, लेकिन आप देखिए 180 तो ये नहीं होगा। बी ऑप्शन जोड़िए। 45 19, 45 15 60 64, 19 45 384। इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा? 9 5 14 4 5 6, 6 का मल्टीप्लाई कितना आएगा? 6 चौका 24 का 4 2, 6 चार 36 2 38। देखिए आ गया कि नहीं? यानी बी ऑप्शन मिल गया भाई। यही लॉजिक था, इन दोनों को जोड़ना फिर 6 से मल्टीप्लाई करना। क्लियर? जो कि बी ऑप्शन के हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर मेरे दोस्त? चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 62 को। आपके पेपर में ध्यान रखिएगा कम से कम 4 सवाल श्रृंखला वाला, वो भी नंबर का
55 सवाल आ रहे हैं, वही सवाल जानते हैं, एक ही सवाल कम से कम 3 से 4 बार आएगा। लेकिन जो भी सवाल पढ़िएगा पूरा कॉन्सेप्ट के साथ पढ़िएगा कि एक बार में आपको आ जाए। ठीक है, 23, 36, 51, 68, 23, 36, 51, 68। देखिए 23 से 36 प्लस 13 क्या है, 36 से 51, 14 प्लस 15, 15 क्या भाई, 51 से 68 प्लस 17 किया, 13, 15, 17, यानी भाई हम 19 जोड़ देंगे। 68 में 19 जोड़ेंगे कितना आएगा, 6, 1, 7, 9, 8, 17, यानी 87 आ जाना चाहिए। 87 होगा, जो कि पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर क्या बनेगा। यदि ए का अर्थ है घटाओ, बी का अर्थ है भाग, सी का अर्थ है गुणा और डी का अर्थ है जोड़, तो निम्नलिखित अभिव्यक्ति का मान क्या होगा, बताइएगा। यह समीकरण दिया है, समीकरण में क्या दिया है कि ए का अर्थ घटाना दिया है, बी का अर्थ क्या दिया है, भाग दिया है, और सी का अर्थ क्या दिया है, गुणा दिया है, और डी का अर्थ क्या दिया है, जोड़ दिया है। यही हमें समीकरण में रखना है, तो चलिए समीकरण में रख लेते हैं। 28 ए है, ए का अर्थ क्या है, घटाना, तो ए की जगह हम घटाना रख देते हैं। 80, 80 के बाद देखिए बी है, बी का अर्थ क्या है, बी का अर्थ भाग है, तो बी की जगह हम भाग रख देते हैं। 16, 16 के बाद देखिए सी है, सी का अर्थ गुणा है, तो सी की जगह हम गुणा रख देते हैं। 5, 5 के बाद देखिए डी है, डी का अर्थ जोड़ है, तो डी की जगह जोड़ रख देंगे। 21, ये समीकरण तैयार है, इसमें बॉर्डर में स्कीम लगा दीजिए। तो 28 माइनस 16 का भाग 80 में देंगे तो 5 बार में 16 × 85 गुणा 5 प्लस 21, 28 माइनस 50 25 प्लस 21, प्लस 21 और प्लस 28 कितना होता है, प्लस 49 होता है। प्लस 49 में से 25 घटाएंगे तो प्लस 24 में हो जाएगा हमारा आंसर, जो कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व को देखिए। क्वेश्चन नंबर 64 को दी गई श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। इस बार अक्षरों का श्रृंखला दिया है, हमने आपको करने का तरीका बताया है ना, क्या बताया है कि पहले अक्षर के रिलेशन निकालिए। तो ए है पहला, उसका दूसरे का भी है, तीसरे का क्यू है, चौथे का एल है। ठीक है, तो दोस्त मेरे यहाँ पे ए को आप 27 करिए, क्योंकि यहाँ पे भी दिया 22 होना होगा, तो ए यदि हम एक करते हैं तो कोड तो भी 22 बहुत दूर का रिलेशन हो जाएगा, हो नहीं पाएगा। और क्यों देखिए 17, एल 12 होता है। देखिए आप घटाइए, 27 से 22 -5, 22 से 17 -5, 17 से 12 -5। तो इसी प्रकार आप 12 में से -5 घटाएंगे तो 7, 7 पे कौन अक्षर आता है, जी आता है। ठीक, तो देखिए कौन सा ऑप्शन जी से शुरुआत हुआ है, पहला ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन जी से शुरुआत हुआ है ना। अब देखिए पहला तो हमारा अक्षर मिल गया जी, अब दूसरे का कोड निकालते हैं हम लोग, TOJE, टी जैसे 20, O 15, J 10, E 5। देखिए 20 से 15 -5, 15 से 10 -5, 10 से 5 -5। अब आप इसमें से 5 5 0 क्या हो जाता है, हमेशा याद रखिएगा, जेड हो जाता है भाई, 0 जब आता है जेड आता है, तो जेड हो जाएगा, यहाँ पे जी जेड हो जाएगा। जी जेड कौन सा ऑप्शन है, जी जेड आ गया है। तो देखिए एक पहला ऑप्शन है और एक डी ऑप्शन है, या तो लास्ट वाला अक्षर यल आएगा या तो के आ जाएगा, ये हमारे आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिए EZUP, EZUP, तो E5, Z 26, U 21, P 16। तो दोस्त मेरे यहाँ पे E को 31 कर लीजिए, 31 36 -5, 26 21 -5, 21 16 -5, तो इसमें भी -5 लगाए। 16 में से 5 घटाएंगे 11, 11 पे क्या होता है, GZK, डी ऑप्शन मिल गया। ओके भाई, हमेशा याद रखिए जब भी आप सभी को जेड का रिलेशन बी से बनाना हो, ई से बनाना हो, हमेशा याद रखिए ए से लेकर जेड तक तो आपका 26 होता है, जैसे 27 बढ़ेंगे हो ए आ जाता है, 27 पे 28 पे भी, 29 पे सी, 30 पे डी, 31 पे ई। ओके दोस्त मेरे, तो थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाइएगा जरूर। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए। क्वेश्चन नंबर 65 को 6 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था, बताइए भाई। इसमें 5 चीज़ चाहिए ना आपको, हमने आपको बताया है भाई। पहले तो शताब्दी कोड यानी 2000 है, जैसे कि 16वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी। कितना होता है, ट्रिक क्या होता है, 642 06। आप सभी को इतने का कोड मालूम होना चाहिए, 642 0 और 6। ठीक है, जैसे
मान लीजिए कि 1672 दे दिया तो 6 को लगाएंगे, जैसे 1782 दे दिया तो आप कितना लगाएंगे 642 4 लगाएंगे। 18 मान लिया 18वीं शताब्दी का दिया तो 2, 19वीं शताब्दी का दिया तो 0, 20वीं का 6, जैसे देखिए यहाँ 2000 तो कौन सा शताब्दी है 2000, 2000 का तो 20 का शताब्दी है तो ये 6 लगाएंगे। उसके बाद ये तो शताब्दी हो गया। अब मंथ कोड जैसे जनवरी है क्या होता है आप याद रखिए 144, हमने तो ऐसे याद किया 144 0 250 361 46। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 12 महीने कोड हो गया। ठीक है, जनवरी दिया है तो जनवरी का 1 कोड हो गया। अब हल करने का तरीका पहले 6 लिखिए, फिर जनवरी कोड 1 लिख लीजिए। 2000 शताब्दी कोड है तो कितना हो जाएगा 6 लिख देंगे भाई, प्लस अब ये लास्ट के दो अंक लेना होगा भाई 10, फिर प्लस अब इसी 10 में आपको 7 का भाग करना होगा, जो कि 7 एक कम 7 है 3। शेषफल आपको ध्यान रखना है, ये जो आया 1 आया है इस पे ध्यान रखना है। ठीक है, 1 जो आया है ये भाग है तो यहाँ पे 1 आया है, 7 का भाग 10 करने पर तो 1। देखिए जो लास्ट का 2 अंक रहेगा ना 2000 में ना 2010 में ना, तो 2 बार इसमें काम करना होगा। पहले तो एक 10 लिख लेना है, फिर 7 में इसी का 10 का भाग करना पड़ेगा। अब 7 से भाग करिए। अब देखिए शेषफल की जरूरत पड़ेगा। अब सबको जोड़िए, 6 1 7, 7 6 13, 13 10, 23 1 24, 24 आया। अब देखिए 7 का भाग करना होगा। अब देखिए जो आप 24 का भाग करेंगे ना, 7 का भाग अब जब 24 में करेंगे अब जितना शेषफल आएगा अब मतलब रहेगा 7 3 21, 21। अब देखिए 3, अब बताइए कि 3 किस सप्ताह का कोड होता है। जैसे संडे तो 0 होता है, मंडे 1, ट्यूसडे 2, वेडनेसडे बुधवार हो जाएगा, सोमवार का 1, मंगलवार का 2, बुधवार का 3। तो 3 शेषफल आया है ना, शेषफल। ठीक है, तो देखिए बुधवार आ गया। तो ये 5 काम आपको करना होगा भाई। पहले तो आप याद रखिएगा महीने का कोड और शताब्दी कोड, ये 2 चीज़ें यदि आ गया तो हल कर ले जाएंगे आप लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 66 को। एक निश्चित कोड भाषा में TZKI को 55 के रूप में और QBYA को 34 के रूप में कोडबद्ध किया जाता है। दी गई भाषा में FWNP के लिए कोड क्या है। हल करिए। TZKI इसका कोड 55 क्या है, कैसे T20 Z26 के 11 I9 जोड़िए, 20 26 46 46 11 46 11 57 57 66 जोड़ने में 66 है लेकिन हमें 55 बनाना है। तो क्या हम 11 माइनस कर सकते हैं, क्या देख लेते हैं भाई। 66 में से 11 कटाएंगे 55 आ जाएगा ना। पहला तो ये मिल गया भाई कि सभी को जोड़ने पर टोटल आया, इसमें से माइनस 11 कर दिया तो हमारा 55 आ गया। दूसरा भी चेक कर लेते हैं भाई, क्या यही प्रोसेस है। QBYA इसका कोड 34, Q17 B2 Y25 A1 जोड़िए, 17 2 19 19 25 आपका 44 44 1 45। अब इसमें से माइनस 11 करिए, देखिए 34 बन गया। यानी सेम प्रोसेस है, सभी अक्षर का कोड उसमें से माइनस 11 जोड़कर माइनस 11। तो क्या पूछा FWNP, तो हर एक अक्षर का कोड करिए, उसको जोड़िए और लास्ट में माइनस 11 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। FWNP, F होता 6, W होता 23, N 14, P 16। देखिए 16 14 30 30 और 23 53 6 59 59 में से 11 कितना होगा भाई आपका 48 होना चाहिए। 48 दिया, देखिए पहला ऑप्शन, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। सभी अक्षर का कोड उसको टोटल करिए, माइनस 11 कर दीजिए, आंसर आ गया। चलिए इसी पर हम आप सभी के क्वेश्चन दे रहे हैं भाई, आप करके बताइएगा। मैं जैसे कोड का बताइए, चलिए कोड का बता दीजिए क्या आंसर होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 67 को। एक त्रिभुज की अंतः त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और इसका क्षेत्रफल 343 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। तो साथियों जैसे कि एक त्रिभुज की अंतः त्रिज्या दिया है ना, अंतः त्रिज्या के लिए फॉर्मूला क्या होता है भाई। अंतः त्रिज्या के लिए हमेशा यदि 2 इंटू जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल अपान में परिमाप जो होता है, परिमाप जो होता है। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा, परिमाप पूछा है। तो देखिए परिमाप का फॉर्मूला यहाँ से क्या हो जाएगा, यस बराबर
2 इंटू आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल अपान में ये आर आपका नीचे आ जाएगा। अब देखिए सवाल में क्या दिया, 2 इंटू, देखिए इसका क्षेत्रफल भाई 343 दिया है और आर कितना दिया, अंतर त्रिज्या कितना दिया, 7 दिया। अब इसको हल करिए, आपका आंसर आ जाएगा 7 चौं 28, 34 में 28, 7 9 63। अब 49 दूना कितना, 98 सेंटीमीटर। तो इसका परिमाप क्या होगा, 98 सेंटीमीटर होगा, पहला ऑप्शन। हमेशा याद रखिए अंतर त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू त्रिभुज का क्षेत्रफल, 2 इंटू त्रिभुज का क्षेत्रफल अपान में परिमाप होता है। ये परिमाप हमने यस से लिखा, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो पर हमसे क्या परिमाप पूछा, तो परिमाप को हम जब इधर लाएंगे तो भाई ये जो अंतर त्रिज्या आर वो क्या हो, नीचे आ जाएगा ना। इसके नीचे देखिए ये फॉर्मूला हमने नया बनाया है ना, ये वाला फॉर्मूला देखिए, पकड़िए आप लोग, ये मेन आपका फॉर्मूला होता है जो पूछेगा। जैसे इसमें देखिए आपका परिमाप पूछा था, यदि डायरेक्ट अंतर त्रिज्या पूछता तो आपको परिमाप देता, क्षेत्रफल देता, ठीक है। इसमें आपका अंतर त्रिज्या दिया, रेडियस दिया है और क्षेत्रफल दिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 68 को। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाता है। तो बी की वर्तमान क्या होगी, वर्तमान आयु क्या होगी। तो साथियों मान लीजिए कि ए और बी का जो अनुपात है वो 2:3 है, ठीक है, सवाल दिया है। तो दोस्त मेरे 5 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा, मान लेते हैं कि 2x + 5 हो जाएगा। अब बट्टे में यहाँ से 3x + 5। अब तो 5 वर्ष इनका अनुपात कितना हो जाएगा, 3:4, तो 3/4 कर दी। इसको हल करिए, आंसर आ जाएगा आपका 2x + 5, 3x + 5। तो 5 वर्ष बाद इनका अनुपात 3:4 हो जा रहा है। तो हल करिए, 4 दूना 8x + 4 पंजे 20, 3 3 9x + 3 5 15। अब देखिए 8x और 9x घट जाएगा तो कितना होगा, खाली x बचेगा, और 20 और ये 15 क्या हो जाएगा भाई, 20 में से 15 घटाएंगे 5 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू 5 आया, ठीक है। अब यहाँ से देखिए हमने क्या पूछा, b की वर्तमान आयु, तो b कितना है, 3 है, 3x है, तो 3 इंटू x की 5 कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 15 आ जाएगा। तो b की वर्तमान आयु क्या होगी, कितना हो जाएगी, 15 वर्ष हो जाएगी, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त मेरे, तो ये फाइनली आप सभी का पूरा 68 क्वेश्चन साथियों कंप्लीट हुआ इस पेपर में। तो आपसे बताएंगे आप सभी का कितना स्कोर बना इस पेपर से। तो पहले बताएंगे किसी सवाल पे आप सभी को डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लगातार इसी तरह आप सभी के बीच में सुबह दोपहर शाम क्लास हो रही है, एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है भाई। तो उम्मीद करूंगा आप सभी को हर एक प्रश्न का उत्तर याद हो चुका होगा और सभी प्रश्नों का उत्तर भी आप तैयार भी कर लिए होंगे। यदि आप सभी किसी भी सवाल पे डाउट है तो साथियों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। इस तरह लगातार क्लास आएगी भाई, ठीक है। आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। आपका पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है भाई, समय नहीं है मेरे दोस्त। आज 12 तारीख है भाई, आप जान रहे हैं, ठीक है। तो डेली क्लास करने के लिए आप नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा। जब भी एडमिट कार्ड आएगा, जो भी यूपी आयोग की तरफ से यूपी पुलिस कांस्टेबल के बारे में कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो सबसे पहले अपडेट आप सभी को मिलेगा तो इसी यूट्यूब चैनल पे। तो आप सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करेंगे। तो चलिए इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं और आप मेहनत करिए भाई, रिवीजन करते रहिए हर एक सब्जेक्ट का, सारे क्वेश्चन को पढ़ाई करते रहिए अच्छे से, अधिक क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करिए। जितने भी यूपीएसआई का पेपर हुआ है और आपका प्रीवियस ईयर का पेपर हुआ, सारे क्वेश्चन को हल करिए, क्योंकि यूपी का एग्जाम होता है मिक्स क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट एक और क्लास में मिलते हैं। सभी को जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।